बहुत पुरानी बात है, जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और लोग दियों की रोशनी में ही अपनी शामें गुजारा करते थे। तब चंदनपुर नाम का एक गांव अपनी पुरानी हवेलियों और गहरे रहस्यों के लिए जाना जाता था। उस गांव के पश्चिमी छोर पर ठाकुरों की एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बाहर की हवा भी अंदर आने से पहले इजाजत मांगती थी। इस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ की ईंटों में भी सुनने की शक्ति है और यहाँ की हवाओं में कई अनकहे किस्से तैरते रहते हैं। हवेली का मुख्य सेमे की बात करने की बात द्वार भारी सागौन की लकड़ी का बना था, जिस पर पीतल की बड़ी बड़ी कीलें जची थीं, जो देखने वालों के दिल में एक अजीब सा डर और सम्मान पैदा करती थीं। इसी हवेली के अंदर आंगन के एक कोने में शाम के धुंधलके में एक परछाई अक्सर दिखाई देती थी, जो सिर झुकाए अपने काम में लीन रहती थी, जैसे उसका वजूद ही केवल सेवा करना हो। यह परछाई और कोई नहीं बल्कि हवेली की छोटी बहू गौरी थी, जिसका नाम तो गौरी था, लेकिन उसका जीवन अंधेरों और तानों से भरा हुआ था। गौरी देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसका रंग इतना साफ था जैसे दूध में केसर घोला गया हो, और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो उनमें कोई पुराना सागर समाया हो। लेकिन उसकी यह सुंदरता हवेली के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि गौरी एक बहुत ही गरीब परिवार से ब्याह कर लाई गई थी। हवेली की मालकिन यानी गौरी की सास और बही बहू मालती को हमेशा यही लगता था कि गौरी उनके ऊंचे खानदान के लायक नहीं है। वे मानती थीं कि गौरी के पिता ने हाथ जोकर और अपनी गरीबी का वास्ता देकर अपनी बेटी को इस बही घर में खपा दिया है, इसलिए उसे इस घर में सिर उठाने का कोई हक नहीं है। गौरी के दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाती थी। जब पूरा घर गहरी नींद में होता था, तब कुएं से पानी खींचने की आवाज सन्नाटे को चीरती थी। कुएं की जगत पर खाही गौरी जब अपनी नाजुक हथेलियों से रस्सी खींचती, तो उसकी कलाइयों में पची सस्ती कांच की चूहियां आपस में टकराकर एक उदास संगीत पैदा करती थीं। उसे न तो थकान महसूस करने की इजाजत थी और न ही आराम करने का कोई अधिकार था, क्योंकि सास का कहा आदेश था कि घर के बाकी सदस्यों के जागने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। रसोई से लेकर गौशाला तक हर जगह गौरी के पसीने की महक होती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ रूखी रोटियां और ताने ही मिलते थे। बही बहू मालती, जो अपने मायके के धन के घमंड में चूर रहती थी, अक्सर गौरी के पास आकर जानबूझकर अपने सोने के कंगन खनकाती और कहती कि जिनके नसीब में पीतल भी नहीं होता, वे सोने की चमक क्या समझेंगे। हवेली का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहता था, खासकर तब जब दोपहर के भोजन का समय होता और सास अपनी ऊंची गद्दी पर बैठकर हुक्म चलाती थी। सास की आवाज़ में एक ऐसी कड़वाहट थी जो गौरी के दिल को छलनी कर देती थी। वे अक्सर कहती थीं कि बिना दहेज की बहू घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि घर का बोझ होती है। गौरी चुपचाप सिर झुकाए सबकी बातें सुनती रहती और उनकी थालियों में खाना परोसती, जबकि उसका अपना पेट अक्सर खाली ही रहता था। उसका पति, जिसका नाम विक्रम था, शहर में किसी काम के सिलसिले में रहता था और महीनों तक घर नहीं आता था, और जब आता भी था तो अपनी माँ और भाभी की बातों में आकर गौरी की तरफ देखता तक नहीं था। गौरी के लिए उसका पति महज एक नाम था, सिंदूर की एक लकीर थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उसने कभी गौरी के मन की व्यथा को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन इस भारी और उदास जीवन के बीच गौरी के पास एक ऐसा रहस्य था जो अगर खुल जाता तो पूरी हवेली की नींव हिल जाती। कोई नहीं जानता था कि जिस गौरी को वे अनाथ और गरीब समझकर दुत्कार रहे हैं, वह असल में शहर की एक बेहद अमीर और रसूखदार महिला की इकलौती बेटी है। गौरी ने अपनी पहचान क्यों छिपाई थी और वह इस नरक में क्यों रह रही थी? यह एक ऐसा राज था जिसे उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर रखा था। शायद वह अपने नसीब को परखना चाहती थी, या शायद वह किसी और वजह से इस गुमनामी के अंधेरे में जी रही थी। रात के सन्नाटे में जब वह अपनी कोठरी में अकेली होती, तो वह अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी मखमली पोटली को सीने से लगाती
जिसमें उसकी असली पहचान के सबूत और ढेर सारे जवाहरात छिपे थे, जिन्हें उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। हवेली के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा और पुराना बगीचा था, जो सालों से वीरान पड़ा था। उसमें जंगली झांझियां उग आई थीं और फूलों के पौधे सूख चुके थे। सास ने फैसला किया था कि इस बगीचे को फिर से आबाद किया जाए, ताकि गांव में उनकी नाक ऊंची रहे। और इसके लिए एक नए माली को काम पर रखा गया था। उस माली का नाम रघु था, एक ऐसा युवक जिसकी उम्र तो कम थी, लेकिन उसका शरीर गठीला और मजबूत था, जैसे पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। रघु जब कुदाल चलाता था तो उसकी बाहुओं की मछलियां फकती थीं और पसीने से लतर पतर उसका शरीर धूप में चमकता था। वह बहुत कम बोलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो देखने वाले को खामोश कर देती थी। और वह अपने काम में इतना मगन रहता था कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती थी। गौरी के लिए वह बगीचा ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसे थोड़ी राहत मिलती थी, क्योंकि उसे अक्सर गोबर के उपले बनाने या कपड़े सुखाने के बहाने वहां जाने का मौका मिल जाता था। पहली बार जब गौरी की नर रघु पर पांछी थी, तो वह तुलसी के पौधे को पानी दे रहा था और उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रघु ने जब पलटकर देखा तो गौरी सकपका गई थी, लेकिन रघु की आंखों में कोई वासना या अपमान नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और एक मूक आमंत्रण था। उस पल में उन दोनों के बीच बिना एक शब्द बोले ही एक रिश्ता कायम हो गया था। एक ऐसा रिश्ता जो हवेली की मर्यादाओं और समाज की बेहियों से परे था। रघु जानता था कि यह इस घर की बहू है, लेकिन उसकी आंखों ने गौरी के भीतर छिपे उस अकेलेपन को पा लिया था जिसे और कोई नहीं देख पाया था। दिन बीतते गए और हवेली के काम काज के बीच गौरी और रघु के बीच का यह मूक संवाद गहराता चला गया। दोपहर के वक्त जब सास और जेठानी अपने कमरों में आराम कर रही होती थी, गौरी दबे पांव पिछवाड़े के बगीचे में जाती, जहां रघु उसका इंतजार कर रहा होता था। पुरानी इमली के पेड़ की छांव में, जहां किसी की नहर नहीं पहुंच सकती थी, वे दोनों मिलते थे। रघु कभी उसके लिए ताजे तोशे हुए मीठे फल रखता, तो कभी जंगली फूलों का एक छोटा सा गुच्छा, जो गौरी के लिए हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती था। उन दोनों के बीच बातें बहुत कम होती थीं, लेकिन उनकी खामोशी में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम और ततप थी। रघु का वह मजबूत और पौरुष से भरा शरीर गौरी को एक ऐसी सुरक्षा का एहसास दिलाता था जो उसे अपने पति या इस विशाल हवेली में कभी नहीं मिला था। एक दिन जब गौरी बगीचे में कपैं सुखा रही थी, अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। रघु, जो थोड़ी दूर क्यारी ठीक कर रहा था, बिजली की तेजी से उसके पास आया और बिना किसी झिझक के घुटनों के बल बैठकर उसका पैर अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। गौरी का शरीर सिहर उठा, क्योंकि एक पराये मर्द का स्पर्श उसके लिए वर्जित था, लेकिन उस स्पर्श में इतनी कोमलता थी कि वह अपना पैर खींच नहीं पाई। रघु ने बड़ी सावधानी से कांटा निकाला और अपनी गमछी से खून पोंछते हुए उसकी आंखों में देखा। उस वक्त रघु ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि रानी साहिबा, आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अगर मेरा बस चले तो मैं इस जमीन के सारे कांटे बीन लूं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी तकलीफ को इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। हवेली के अंदर का माहौल दिन ब दिन और भी ज्यादा जहरीला होता जा रहा था, क्योंकि बही बहू मालती को अब गौरी की चाल ढाल में कुछ बदलाव नजर आने लगा था। गौरी, जो पहले हर वक्त उदास और सहमी रहती थी, अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक रहने लगी थी और वह बिना कारण के भी कभी कभी मुस्कुरा देती थी। मालती, जो स्वभाव से ही शक की बीमारी से ग्रस्त थी, अपनी सांस के कान भरने लगी कि माँ जी, छोटी बहू के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वह कहती कि गौरी अब काम में ज्यादा वक्त लगाती है और बार बार पिछले आंगन की तरफ जाती है, जहां जाने की कोई खास जरूरत नहीं होती। सास इन बातों को सुनकर आग बबूला हो जाती और गौरी पर पहरा और सख्त कर देती। लेकिन प्रेम पर पहरे कब असरदार हुए हैं? शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता और हवेली में दिए जलाए जाते,
तो गौरी को तुलसी के पास दिया रखने जाना होता था, जो बगीचे के रास्ते में ही था। यह समय उन दोनों के लिए सबसे कीमती होता था, अंधेरे और उजाले के बीच का वह मिलन, जहां डर और ईशा साथ साथ चलते थे। रघु अक्सर दीवार की ओट में खचा होकर गौरी को निहारता था, और गौरी अपनी घूंघट की आं से उसे देख लेती थी। कभी कभी रघु धीरे से सीटी बजाता, जो किसी पक्षी की आवाज जैसी लगती, लेकिन गौरी समझ जाती कि वह उसे बुला रहा है। एक रात जब पूरा घर सो गया था, गौरी ने हिम्मत करके अपनी कोठरी का दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकल आई। जहां ठंडी हवा चल रही थी और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, वह सीधे बगीचे के उस पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां रघु पहले से मौजूद था। चांद की मध्यम रोशनी में रघु का गठीला बदन और चौहा सीना किसी योद्धा जैसा लग रहा था। गौरी ने जैसे ही उसके पास कदम रखा, रघु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह आलिंगन इतना कसकर था कि गौरी को लगा जैसे उसकी सारी सांसें रघु के भीतर समा रही हैं। उस रात रघु ने गौरी से कहा कि वह उसे इस नर्क से दूर ले जाना चाहता है, जहां उसकी कद्र हो, जहां उसे रानी की तरह रखा जाए। गौरी ने रघु के सीने पर सिर रखकर सिसकते हुए कहा कि वह अभी मजबूर है, उसे कुछ समय और चाहिए, क्योंकि वह अपनी सच्चाई को अभी दुनिया के सामने नहीं ला सकती। उसने रघु को बताया कि वह सिर्फ एक अबला नारी नहीं है, बल्कि उसके पास भी ताकत है, बस सही वक्त का इंतजार है। रघु को गौरी की अमीरी या उसके रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो बस उस गौरी को प्यार करता था जो उसके सामने खड़ी थी, सीधी, सादी और दुखियारी। उसने गौरी के माथे को चूमा और वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे इस पूरी हवेली से ही क्यों न लड़ना पड़े। उनके बीच का यह प्रेम शारीरिक आकर्षण से शुरू होकर अब आत्मा के बंधन में बदल चुका था। रघु का पौरुष और गौरी की कोमलता मिलकर एक ऐसा नशा पैदा कर रहे थे जिससे बाहर आना उन दोनों के लिए नामुमकिन हो गया था। वे जानते थे कि वे आग से खेल रहे हैं और अगर पके गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इश्क में डर की जगह कहाँ होती है। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि गांव के पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि घर पर कोई संकट आने वाला है। सास ने घर में पूजा रखवाई और गौरी को दिन भर रसोई में खटने का आदेश दिया। भयंकर गर्मी में चूल्हे के सामने बैठी गौरी का चेहरा तप रहा था, लेकिन उसके मन में रघु की दी हुई ठंडक थी। मालती बार बार रसोई में आकर उसे ताने मार रही थी कि देख तो, इसका ध्यान कहाँ है। रोटियां जल रही हैं और यह महारानी ख्यालों में खोई है। मालती की तीखी नजरों ने गौरी की कलाई पर एक खरोंच का निशान देख लिया था, जो शायद रात के अंधेरे में झाइयों से लगा था। मालती ने तुरंत पूछा कि यह निशान कैसा है, कहीं रात को बिल्ली से लड़ाई तो नहीं हुई। मालती के सवाल में जो व्यंग्य था, उसने गौरी को अंदर तक कंपा दिया। गौरी ने बात संभालते हुए कहा कि लकड़ियां तोड़ते वक्त खरोंच लग गई थी, लेकिन मालती की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मालती ने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगी। उधर बगीचे में रघु भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि हवा का रुख बदल रहा है। उसने देखा कि बही बहू बार बार खिड़की से बगीचे की तरफ झांक रही है, जैसे कोई शिकार ढूंढ रही हो। रघु ने अपने काम पर ध्यान देने का नाटक किया। अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखे तने को पूरी ताकत से काटा, मानो वह अपने अंदर के तनाव को उस लकड़ी पर निकाल रहा हो। उसकी नसों में बहता हुआ गर्म खून उसे आगाह कर रहा था कि तूफान आने वाला है। दोपहर ढलते ढलते गौरी को कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाना पड़ा। यह वही कुआं था जिसके पीछे रात को उनका मिलन हुआ था। दिन की रोशनी में वह जगह बहुत अलग और डरावनी लग रही थी। गौरी जब कपड़े पीट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो दूर हवेली की छत पर मालती खड़ी थी, जिसकी नौरें चील की तरह उसी पर गई थीं। गौरी समझ गई कि अब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसने रघु की तरफ देखा तक नहीं, जो पास ही क्यारी में पानी दे रहा था।
दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करने का जो नाटक किया वह इतना असली था कि किसी को शक न हो। लेकिन दिलों की धड़कनें तो एक ही ताल पर चल रही थीं। शाम होते होते गौरी को अपनी असली माँ की याद सताने लगी। उसने अपनी कोठरी में जाकर उस छिपी हुई मखमली पोटली को निकाला और उसमें से एक सोने का कंगन निकाला जिस पर राजघराने की मुहर लगी थी। यह कंगन उसकी माँ ने उसे विदा करते वक्त दिया था और कहा था कि जब भी मुसीबत आए इसे बेच देना, यह पूरा गांव खरीद सकता है। गौरी उस कंगन को देख ही रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। उसने हभाकर कंगन छिपा लिया। यह घर की एक पुरानी दासी काकी थी जो गौरी से थोड़ा स्नेह रखती थी। काकी ने दबी आवाज में कहा कि बहू, दीवारों के कान होते हैं, अपनी पूंजी और अपने दिल के राज को संभाल कर रखना। मैंने बाही बहू को तुम्हारी कोठरी के आसपास मंडराते देखा है। रात फिर गहरा गई और हवेली के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन गौरी और रघु के लिए रात का मतलब बंद होना नहीं बल्कि खुलना था। आज रात रघु ने एक इशारा किया था, वह बगीचे की पिछली दीवार के पास उसका इंतजार करेगा। गौरी का मन डर रहा था, लेकिन मिलने की चाहत डर पर भारी पड़ गई। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक खेल खेल रही है, जहां एक तरफ उसकी इज्जत और जान थी और दूसरी तरफ वह सुकून जो उसे सिर्फ उस माटी के पुत्र, उस गठीले माली की बाहों में मिलता था। उसने फैसला किया कि वह जाएगी, क्योंकि अब रघु के बिना उसकी सांसें अधूरी थीं। गौरी ने अपनी साही का पल्लू कसा और धीरे से अपनी कोठरी की कुंडी खोली। बाहर घुप अंधेरा था और हवा में रात की रानी की खुशबू फैली हुई थी। वह दबे पांव चलते हुए आंगन पार कर गई। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई जाग जाएगा, कोई देख लेगा। लेकिन वह परछाई की तरह बगीचे में दाखिल हो गई। वहां घनी झांझियों के पीछे रघु खड़ा था। उसका पसीने से भीगा शरीर और उसकी बेताब आंखें गौरी का स्वागत करने के लिए तैयार थीं। दोनों एक बार फिर उस अंधेरे में एक हो गए, अनजान इस बात से कि उनकी यह मिलन की रात शायद आखिरी सुकून की रात हो सकती है, क्योंकि तूफान अब उनकी दहलीज तक पहुंच चुका था। हवेली के आंगन में सुबह का सूरज तो रो की तरह ही उगा था, लेकिन आज उसकी किरणों में एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। रात के अंधेरे में जो प्रेम और सुकून गौरी को मिला था, वह दिन के उजाले में एक डर बनकर उसके दिल में बैठ गया था। वह जानती थी कि उसने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गौरी जब सुबह तुलसी के पौधे को जल छचा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि तुलसी के पत्ते भी उसे घूर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी जो रात भर जागने और रोने की गवाही दे रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी बारीक मुस्कान थी जिसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। यह मुस्कान उस तृप्ति की थी जो उसे रघु के आलिंगन में मिली थी, लेकिन यही मुस्कान अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। बही बहू मालती, जिसकी नींद वैसे भी कम ही पूरी होती थी क्योंकि उसका दिमाग हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा रहता था, आज बहुत जल्दी उठ गई थी। उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी कि हवेली में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसकी नहरों से छिपा है। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर दातुन कर रही थी। तभी उसकी नजर नीचे बगीचे की तरफ गई। उसने देखा कि बगीचे की गीली मिट्टी पर कुछ ऐसे निशानों की कतार है जो सामान्य नहीं लगती। वह तुरंत नीचे उतरी और वहां पहुंची जहां रात को गौरी और रघु मिले थे। वहां उसने देखा कि झांझियों की कुछ टहनियां टूटी हुई हैं और जमीन पर किसी के लेटने या बैठने के निशान उभरे हुए हैं। मालती की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार के पैरों के निशान मिल गए हों। उसने मन ही मन कहा, तो यह बात है, हवेली की शांति सिर्फ एक दिखावा है, अंदर ही अंदर कोई खिच्ची पक रही है। मालती वहां से सीधे अपनी सास के पास पहुंची, जो अभी पूजा पाठ करके उठी ही थी। सास ने मालती को इतने तटके अपने कमरे में देखकर माथे पर बल डाला और पूछा कि क्या बात है, सवेरे सवेरे कौन सा पहाड़ टूट पचा। मालती ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना रहस्यमयी और चिंताजनक बनाते हुए कहा, माँ जी,
मुझे लगता है कि हमें घर की निगरानी बगा देनी चाहिए। मैंने बगीचे में कुछ ऐसे निशान देखे हैं जो किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानों के लगते हैं। और कल रात मुझे छोटी बहू की कोठरी का दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ लगा था। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी माला एक ओर पटकी और गरजते हुए कहा, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई निकली तो मैं उस कुलक्षणी की खाल उधेड़ दूंगी। हमारे खानदान की इज्जत कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी मिट्टी में मिला दे। बात सिर्फ हवेली की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि हवेली की नौकरानियों के कान बहुत तेज होते थे। जब मालती अपनी सास से फुसफुसा कर बात कर रही थी तो काम करने वाली एक दासी ने अधूरी बातें सुन ली थीं। और गांव में एक पुरानी कहावत है कि आग और बदनामी को हवा की जरूरत नहीं होती, वे खुद बखुद फैल जाती है। दोपहर होते होते गांव के कुएं पर पानी भरने आई औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। एक औरत ने घड़ा भरते हुए दूसरी से कहा, अरे सुन, हवेली का नया माली कुछ ज्यादा ही जवान और बांका है। और सुना है छोटी बहू आजकल बगीचे में बहुत समय बिताती है। दूसरी औरत ने पल्लू से मुंह छिपाकर हंसते हुए जवाब दिया, जवानी और खूबसूरती जब पिंजरे में कैद हो तो वह ऊने के लिए आसमान ढूंढ ही लेती है, चाहे वह आसमान एक माली ही क्यों न हो। उधर रखो। इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में काम कर रहा था। आज उसने एक भारी पेय की छंटाई का काम लिया था। दोपहर की तेज धूप में उसकी पीठ पसीने से चमक रही थी और उसकी मांसपेशियां हर वार के साथ उभर कर सामने आ रही थीं। उसका शरीर सचमुच देखने लायक था। कठोर परिश्रम ने उसे लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। गांव के कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे वे भी रुककर उसे देखने लगे, लेकिन आज उन नजरों में प्रशंसा नहीं बल्कि एक अजीब सा संदेह था। लोग आपस में इशारे कर रहे थे कि देखो, यही वह है जिसके कारण हवेली की मर्यादा खतरे में है। रघु को लगा कि आज माहौल कुछ बदला बदला सा है। लोग उसे घूर रहे हैं, लेकिन उसने इसे अपनी मेहनत का फल समझा और अपने काम में और ज्यादा डूब गया, यह सोचकर कि शायद शाम को उसे गौरी की एक झलक मिल जाए। गौरी रसोई में थी, लेकिन उसका मन बार बार बाहर भाग रहा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आज घर का माहौल बहुत भारी है। सास ने सुबह से उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, बस घूर घूर कर देख रही थी। जब वह खाना परोसने गई तो सास ने थाली को झटके से खिसका दिया और कहा, भूख नहीं है। और वैसे भी जिसके घर में पाप पल रहा हो वहां अन्न भी विष बन जाता है। गौरी का दिल धक से रह गया। क्या उन्हें पता चल गया है या यह सिर्फ उनका रोज का ताना है? उसने अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। उसे अपनी असली पहचान, अपने अमीर पिता और अपनी ताकत की याद आई, लेकिन वह अभी भी चुप रही। वह जानती थी कि अगर उसने अभी मुंह खोला तो बात बिगड़ सकती है। उसे रघु की चिंता थी, क्योंकि गरीब को ही सबसे पहले बलि का बकरा बनाया जाता है। दोपहर के सन्नाटे में हवेली की सबसे पुरानी और वफादार सेविका काकी गौरी के पास आई। काकी ने गौरी को बचपन से नहीं देखा था, लेकिन जब से वह ब्याह कर आई थी काकी ने ही उसे माँ जैसा स्नेह दिया था। काकी ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले जाकर बहुत ही गंभीर स्वर में बोली, बेटी, मैं नहीं जानती कि सच क्या है और झूठ क्या, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। गांव भर में थू थू हो रही है। लोग तेरे और उस माली के नाम की माला जप रहे हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि काकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मुझे सफाई मत दे, बस इतना याद रख कि तू इस घर की बहू है और वह एक नौकर। अगर यह बात मर्दों तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। उस बेचारे की जान जाएगी और तेरी इज्जत। संभल जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काकी की चेतावनी ने गौरी को हिलाकर रख दिया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन रघु की जान का डर उसे सताने लगा। वह जानती थी कि गांव के ठाकुर और जमींदार अपनी झूठी शान के लिए किसी का भी खून बहाने से पीछे नहीं हटते। उसने सोचा कि उसे रघु को सावधान करना होगा।
उसे बताना होगा कि वह कुछ दिनों तक बगीचे के उस हिस्से में न आए और उससे मिलने की कोशिश बिल्कुल न करे। लेकिन समस्या यह थी कि वह रघु तक यह संदेश कैसे पहुंचाए। मालती अब परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। गौरी अगर पानी पीने के लिए भी उठती तो मालती की तीखी निगाहें उसका पीछा करती। हवेली अब गौरी के लिए घर नहीं बल्कि एक जेल बन गई थी, जहां की हर इंट उसकी दुश्मन थी। शाम का समय आया, वह समय जब गौरी और रघु की मूक बातें होती थीं। लेकिन आज सास ने फरमान सुना दिया कि छोटी बहू आज से तुलसी पूजन आंगन में ही करेगी। बाहर बगीचे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर हवा खराब चल रही है, घर की औरतों का अंदर रहना ही बेहतर है। यह सीधा आदेश था कि गौरी का बाहर जाना बंद है। गौरी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। वह उस अन्याय से थक चुकी थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह चिल्लाकर कह दे कि वह कोई बेसहारा नहीं है। उसके पास इतना धन है कि वह इस पूरी हवेली को खरीद सकती है। लेकिन फिर उसने रघु के बारे में सोचा। अगर उसने अपनी अमीरी दिखाई तो रघु उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि अमीरी और गरीबी की दीवारें प्यार को कुचल देती हैं। बगीचे में खड़ा रघु दीवार की ओट से बार बार हवेली के दरवाजे की तरफ देख रहा था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन गौरी नहीं आई। उसे चिंता होने लगी। क्या गौरी बीमार है या कोई मुसीबत आ गई है? उसने एक बार अपनी विशेष सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे सुबह के वे लोग याद आए जो उसे घूर रहे थे। उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वह वहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी कुदाल को कसकर पखे हुए। उसे अपने गरीब होने पर पहली बार इतना गुस्सा आ रहा था। अगर वह भी किसी भव्य घर का होता तो आज उसे छिपना न पड़ता। वह गौरी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराएं और समाज की बेहियां हैं। हवेली के अंदर रात के भोजन के समय सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम, गौरी का पति, आज भी शहर से नहीं आया था। सास और मालती चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उनकी खामोशी में एक तूफान छिपा था। मालती ने अचानक कहा, माँ जी, मैंने सुना है कि माली रघु के पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर भी वह आजकल नए गमछे और इत्र लगा रहा है। भला एक माली के पास इत्र खरीदने के पैसे कहाँ से आए? यह एक तीर था जो सीधे गौरी पर चलाया गया था, क्योंकि वह इत्र गौरी ने ही उसे चुपके से दिया था। सास ने गौरी की तरफ देखा और चबाते हुए कहा, चोरी का धन और छिपा हुआ प्रेम दोनों ही इंसान को बर्बाद कर देते हैं। हम कल ही मुनीम जी से कहेंगे कि उसका हिसाब कर दें और उसे चलता करें। यह सुनकर गौरी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। कांच टूटने की आवाज ने उस खामोशी को भंग कर दिया। सास और मालती दोनों ने उसे घूरा। गौरी कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कांच के टुकड़े उठाने लगी। उसकी उंगली में कांच चुभ गया और खून की एक बूंद फर्श पर गिर गई। वह खून की बूंद बहुत कुछ कह रही थी। यह संकेत था कि अब बात सिर्फ बातों तक नहीं रहेगी, अब दर्द और चोट का सिलसिला शुरू होने वाला है। गौरी ने मन ही मन फैसला किया कि वह रघु को जाने नहीं देगी, चाहे उसे अपना असली रूप दिखाना पड़े, चाहे उसे अपनी माँ को बुलाना पड़े। वह रघु की बेइज्जती नहीं होने देगी। रात हो गई, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। गौरी अपनी कोठरी में बैठी खिड़की से चांद को देख रही थी। वह सोच रही थी कि क्या रघु अब भी वहां खजा होगा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि वह वहां है, और सच में रघु वहां था। वह भूखा प्यासा उसी जगह खड़ा था, सिर्फ एक झलक पाने की उम्मीद में। लेकिन हवेली के मुख्य द्वार पर आज बड़ा ताला लगा था और पहरेदार को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी अंदर या बाहर न जा पाए। मालती ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू कर दिया था। उसने अपने पति गौरी के जेठ को भी कान कर भर दिए थे कि घर की इज्जत खतरे में है। अब घर के मर्द भी सतर्क हो गए थे। गौरी ने अपनी संदूक से वह मखमली पोटली निकाली
उसने उसमें से एक पुराना और कीमती कागज निकाला जिस पर उसकी माँ का पता और संदेश लिखा था। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी माँ को खबर भेजे, लेकिन संदेश ले जाएगा कौन, उसका कोई भी अपना नहीं था। तभी उसे काकी की याद आई। काकी भले ही डरी हुई थी, लेकिन वह गौरी से प्यार करती थी। गौरी ने सोचा कि कल सुबह वह किसी तरह काकी को मनाएगी कि वह उसका एक पत्र शहर पहुंचा दे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर पत्र पकड़ा गया तो तबाही मच जाएगी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। अगले दिन की शुरुआत और भी ज्यादा तनावपूर्ण हुई। गांव में बात अब दबी जुबान में नहीं, बल्कि चौपालों पर होने लगी थी। लोग कह रहे थे कि ठाकुरों की हवेली में कलयुग आ गया है। मालती ने जानबूझकर गौरी को वह काम सौंपा जो बगीचे के पास वाले चबूतरे पर था, ताकि वह देख सके कि गौरी और रघु क्या करते हैं। यह एक जाल था। गौरी समझ गई थी, इसलिए वह वहां गई, लेकिन उसने अपनी नहरें जमीन पर गहाए रखीं। रघु भी समझदार था। उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं। दोनों का यह अभिनय इतना पक्का था कि मालती को भी एक पल के लिए भ्रम हो गया। लेकिन प्रेम की अपनी भाषा होती है। हवा के झोंके जब रघु के पसीने की गंध गौरी तक लाए तो गौरी के रोंगटे खाए हो गए। तभी एक घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। रघु काम करते करते ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके हाथ से कुदाल छूटकर गौरी के पास आ गिरी। गौरी बिना सोचे समझे उसे उठाने के लिए दौड़ी। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, किसी को गिरता देख मदद करने की। लेकिन जैसे ही उसने रघु को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, मालती और सांस वहां आ थमी। मालती ने चिल्लाकर कहा, देख लो माँ जी, अपनी आंखों से देख लो। एक पराये मर्द को छूते हुए इसे शर्म भी नहीं आती। यह कैसा रिश्ता है जो इसे हमारे कुल की मर्यादा से ज्यादा प्यारा है। सांस ने आगे बीक कर गौरी के बालों को मुट्ठी में जगधा लिया और उसे पीछे खींचा। रघु गुस्से में खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन वह रुक गया। वह जानता था कि उसका एक वार गौरी के लिए मुसीबत बन जाएगा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, मैं तो बस गिर गया था। बहू रानी ने इंसानियत के नाते। लेकिन सांस ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। खामोश रह नीच, तेरी इंसानियत हम जानते हैं। तूने हमारी बहू पर डोरे डाले हैं। निकल जा अभी के अभी इस हवेली से, और खबरदार जो फिर कभी इस गांव में भी दिखाई दिया। गौरी रोने लगी। वह चिल्लाना चाहती थी कि इसमें रघु की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। रघु ने गौरी की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में दर्द और सवाल थे। फिर उसने अपनी कुदाल उठाई और चुपचाप वहां से जाने लगा। उसका जाना ऐसा था जैसे गौरी के शरीर से प्राण निकल रहे हों। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघु हवेली से तो निकल गया, लेकिन गांव से नहीं गया। वह गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर के खंडहर में रुक गया। उसने कसम खाई थी कि वह गौरी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। और उधर गौरी ने उस अपमान और रघु के जाने के बाद अपनी आंसुओं को पोंछ लिया था। अब उसकी आंखों में डर की जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली थी। उसने काकी को बुलाया और चुपके से अपनी अंगूठी, जो बहुत कीमती थी, देते हुए कहा, काकी, यह अंगूठी लो और शहर जाओ। मेरी माँ को यह खबर दो कि उनकी बेटी को उनकी जरूरत है। कहना कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। काकी ने वह अंगूठी देखी और उसकी चमक से समझ गई कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। उसने गौरी के सिर पर हाथ रखा और अंधेरे में शहर की तरफ निकल गई। हवेली में अब मातम जैसा सन्नाटा था। गौरी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। उसे खाना पानी भी नहीं दिया गया। मालती और सांस को लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली है। उन्होंने पाप को घर से निकाल दिया है और अपराधी को कैद कर लिया है। वे खुश थीं कि अब समाज में उनकी नाक बच गई, लेकिन वे यह नहीं जानती थीं कि उन्होंने जिस चिंगारी को बुझाने की कोशिश की है, वह अब एक दावानल बनने वाली है। गौरी कमरे के अंदर भूखी प्यासी बैठी थी, लेकिन वह कमजोर महसूस नहीं कर रही थी। वह अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि जब उसकी माँ आएगी तो इस हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और सर झुक जाएंगे।
उस रात तूफान आने के आसार थे। हवाएं तेज चल रही थीं और खिड़कियां खखना रही थीं। बंद कमरे में गौरी ने एक मोमबत्ती जलाई और दीवार पर अपनी परछाई को देखा। यह परछाई अब उस दबी कुचली बहू की नहीं थी। यह उस औरत की थी जो अपने हक और अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थी। उसने दीवार पर रघु का नाम नहीं लिखा, बल्कि अपने मन में उसकी तस्वीर उकेरी। उधर खंडहर में बैठा रघु भी आसमान की तरफ देख रहा था। वह जानता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। यह रात बहुत लंबी होने वाली थी, शायद सबसे लंबी रात। लेकिन इसके बाद जो सवेरा होगा वह सब कुछ बदलकर रख देगा। हवेली के लोग चैन की नींद सो रहे थे, इस गलतफहमी में कि सब ठीक हो गया है। लेकिन वे अनजान थे कि कल का सूरज उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। हवेली के बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था। गरजते बादलों ने आसमान को घेर रखा था, जैसे प्रकृति भी उस अन्याय के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रही हो जो हवेली की चारदीवारी के भीतर हो रहा था। कमरे में कैद गौरी घुटनों में सिर दिए बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। बाहर बिजली कड़कती तो उसकी रोशनी खिड़की की दरारों से अंदर आती और गौरी के चेहरे पर पाती, जिससे उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति जैसा सख्त और निश्चय से भरा दिखाई देता था। वह जानती थी कि उसने काकी के हाथों जो संदेश भेजा है वह एक ऐसा बाण है जो कमान से निकल चुका है और अब सीधे निशाने पर ही लगेगा। उसे बस कुछ प्रहर और काटने थे। इस अपमान और भूख प्यास के साथ फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसे अपनी माँ पर, अपने कुल के रसूख पर और सबसे बढ़कर रघु के सच्चे प्यार पर भरोसा था। उधर गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर के खंडहर में रघु बैठा था। बारिश की बौछारें टूटी हुई छत से टपक रही थीं और उसे भिगो रही थीं, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसके अंदर अपमान और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वह बार बार अपनी मुट्ठियां भींचता और खोलता। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे धक्के मारकर निकाला गया, कैसे गौरी के बालों को खींचा गया। एक साधारण माली होने का दर्द आज उसे साल रहा था। उसने भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह गौरी की आंखों से गिरे हर एक आंसू का हिसाब लेगा। वह भागने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि खींची के इसी गौरी की गोंद के और खींची के आंसू के गिरे की खेती साथ ही हवेली वाले गौरी के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। इसलिए वह पूरी रात जागकर हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर नरर गन्हाए बैठा रहा, जैसे कोई वफादार पहरेदार अपनी रानी की रक्षा के लिए तत्पर हो। अगली सुबह जब हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव का माहौल धुला नहीं था, बल्कि और भी गंदा हो गया था। हवेली की बातें अब हर जुबान पर थीं। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुआते हुए बातें कर रहे थे कि ठाकुरों की बहू ने कुल की नाक कटवा दी है। किसी ने कहा कि उसे घर से निकाल देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि उसका सिर मुंडवाकर गांव में घुमाना चाहिए ताकि फिर कोई औरत ऐसी हिमाकत न करे। ये बातें हवा की तरह उड़ती हुई हवेली के मर्दों तक पहुंच रही थीं। गौरी का जेठ, जो अपनी पत्नी मालती की बातों में पूरी तरह आ चुका था, गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज शाम को पंचायत बुलानी ही होगी। गांव वालों के सामने फैसला होगा, तभी हमारी इज्जत बचेगी। इधर मालती, जिसे अपनी जीत का पूरा यकीन था, अब गौरी के कमरे की तलाशी लेने की योजना बना रही थी। गौरी को तो दूसरे कमरे में कैद कर दिया गया था, इसलिए उसकी पुरानी कोठरी अब खाली थी। मालती के मन में यह शक गहरा गया था कि उस माली के साथ गौरी का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि लेन देन का भी हो सकता है। जरूर उस माली ने इसे कुछ दिया होगा, या इसने घर से कुछ चुराकर उसे दिया होगा। मालती ने मन ही मन सोचा। वह चाबियों का गुच्छा कमर में खोसकर चोरों की तरह दबे पांव गौरी की कोठरी में दाखिल हुई। कमरे में एक अजीब सी उदासी और गौरी की खुशबू बसी हुई थी। मालती ने हर कोने को छानना शुरू किया। बिस्तर के नीचे, ताक पर, संदूक के अंदर। उसे वहां फटे पुराने कपों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था।
जिससे उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। तभी मालती की नहर दीवार के कोने में एक ढीली ईंट पर पाई। उसे लगा कि वहां कुछ गैबा है। उसने अपनी बाल की पिन से उस ईंट को कुरेदा और उसे बाहर खींच लिया। ईंट हटते ही वहां एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। पीएम प्लास्ट को पात्रे सीम प्लास्ट को तभी बाल की पिन से एक आंच करते ही, जिसमें एक लाल रंग की मखमली पोटली रखी हुई थी। मालती की आंखें चमक उठीं। उसने झपट कर वह पोटली निकाली। पोटली भारी थी। तो यह है वह राज। मालती बड़बड़ाई। उसने कांपते हाथों से पोटली की डोरी खोली। जैसे ही पोटली खुली, कमरे में एक ऐसी चमक बिखर गई कि मालती की आंखें चुंधिया गईं। उसमें सोने की अशर्फियां, हीरे जचे कंगन और पन्ने का एक हार था। यह कोई मामूली गहने नहीं थे। ये राजा महाराजाओं के खजाने जैसे लग रहे थे। मालती का दिमाग चकरा गया। इतने गहने एक गरीब की बेटी के पास, जरूर इसने हमारी तिजोरी से धीरे धीरे चोरी की है, या वह माली कहीं डाका डालकर लाया है। मालती वह पोटली लेकर दौड़ती हुई अपनी सास के पास गई। सास आंगन में बैठी माला जप रही थी, लेकिन उनका मन अशांत था। मालती ने वह पोटली उनकी गोद में पलट दी। गहनों के गिरने की खनखन ने सास का ध्यान तोहा। यह क्या है? सास ने आश्चर्य से पूछा। मालती ने हाँफते हुए कहा, देख लो माँ जी, यह है आपकी सती सावित्री बहू का असली चेहरा। यह सब उसकी कोठरी में छिपा हुआ मिला। यह औरत तो चोर है, महाचोर। इसने न जाने कब कब हमारे घर में हाथ सान किया और हम इसे रोटियां खिलाते रहे। मुझे तो लगता है कि वह माली और यह मिलकर भागने की फिराक में थे, तभी यह सब जमा कर रखा था। सास ने एक हार उठाया और उसे गौर से देखा। उनकी पारखी नजरें बता रही थीं कि यह उनके खानदान का जेवर नहीं है, लेकिन गुस्सा और शक अक्ल पर पर्दा डाल देते हैं। सास का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने वह हार जमीन पर पटका और चिल्लाईं, लाओ उस कुलक्षणी को मेरे सामने, आज मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। चोरी और सीनाजोरी। मेरे घर में रहकर मुझे ही लूट रही थी। नौकरानियों को आदेश दिया गया कि गौरी को कोठरी से बाहर लाया जाए। 2 मजबूत नौकरानियां गईं और गौरी को, जो भूख से कमजोर हो चुकी थी, घसीटते हुए आंगन में ले आईं। गौरी के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े धूल में सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। उसने अपनी सास और मालती को देखा, जिनके चेहरों पर जीत की क्रूर मुस्कान थी। सास ने वह गहनों की पोटली गौरी के मुंह पर दे मारी। बोल डायन, कहाँ से आए ये गहने? किसकी तिजोरी? तूने और तेरे उस यार ने। गौरी ने जमीन पर बिखरे अपने गहनों को देखा। ये वही गहने थे जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। उसके पिता की निशानी। उसका खून खौल उठा। उसने धीरे से सिर उठाया और सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ये गहने चोरी के नहीं हैं, माँ जी। गौरी की आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये मेरे हैं, मेरी माँ की दी हुई अमानत है। मालती जोर से हंसी, एक चुड़ैल जैसी हंसी। तेरी माँ वह गरीबनी, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लाले थे, वह तुझे हीरे पन्ने देगी? हमें बेवकूफ समझती है। सच सच बता कि तूने ये कहाँ से चुराए हैं, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे जेल भिजवा देंगे। गौरी चुप रही। उसे हंसी आ रही थी इनकी मूर्खता पर, लेकिन वह अभी भी अपनी जुबान बंद रखे हुए थी। सही समय का इंतजार कर रही थी। सास ने फैसला सुना दिया। चोरी साबित हो गई है। चरित्रहीन तो यह पहले से थी ही। अब इस पाप को घर में एक पल भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन ऐसे निकालने से काम नहीं चलेगा। शाम को पंचायत बैठेगी। पूरे गांव के सामने इसका पाप गिनाया जाएगा। इसे नंगा करके अपमानित करके गांव से निकाला जाएगा, ताकि दुनिया देखे कि पाप का अंजाम क्या होता है। उन्होंने गौरी को फिर से उसी कोठरी में बंद करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसे आंगन के खूंटे से बांध देने को कहा, जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है। धूप में जलने दो इसे, तब शायद इसका सच बाहर आए। सास ने क्रूरता से कहा। गौरी को रस्सियों से बांध दिया गया। वह तपती धूप में खड़ी रही। प्यास से उसका हलक सूख रहा था, लेकिन उसने एक बूंद पानी नहीं मांगा। दोपहर ढलने लगी।
और शाम का धुंधलका छाने लगा। हवेली के बाहर गांव वाले जमा होने लगे। हर कोई तमाशा देखने को आतुर था। मर्दों की भीड़ में औरतें भी थीं, जो आपस में कानाफूसी कर रही थीं। हाय राम, इतनी सुंदर बहू और ऐसे काम। कोई कह रहा था तो कोई कह रहा था गरीब घर की थी ना, तो नीयत तो खराब होनी ही थी। रघु, जो भी में भेष बदलकर खहा था, यह सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने देखा कि गौरी आंगन के बीचों बीच बंधी हुई है, अपमानित और अकेली। उसका हाथ अपनी कमर में छिपे खंजर पर गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दूर रास्ते पर उठी, धूल के गुब्बार पर पड़ी। गांव के कच्चे रास्ते पर घोहों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज सामान्य नहीं थी, यह किसी शाही सवारी के आने की आहट थी। गांव वाले भी मुँह कर देखने लगे। क्या पुलिस आ रही है या कोई अधिकारी? लेकिन वह धूल का गुबार तेजी से हवेली की तरफ बह रहा था। इधर हवेली के अंदर पंचायत बैठ चुकी थी। गांव के सरपंच और पंच अपनी अपनी जगह ले चुके थे। सास और मालती ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। मालती ने वे गहने पंचों के सामने रख दिए। पंच, परमेश्वर, देखिए, यह है वह दौलत जो इस गरीबनी के पास मिली। यह साफ सबूत है कि इसका चाल चलन और नीयत दोनों खराब हैं। हम न्याय चाहते हैं, हमारे घर की शुद्धि चाहते हैं। सरपंच ने गौरी की तरफ देखा और कठोर स्वर में पूछा, बहू, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अगर ये गहने तुम्हारे हैं तो इनका सबूत क्या है, और उस माली के साथ तुम्हारे रिश्ते का सच क्या है? गौरी ने अपनी सूखी हुई जीभ को होंठों पर फेरा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सरपंच काका, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वह अक्सर इन ऊंची दीवारों के पीछे छिपा दिया जाता है। आपने मेरी सास की बात सुनी, मेरी जेठानी की बात सुनी, लेकिन क्या किसी ने मेरे दिल की बात सुनी? रही बात इन गहनों की, तो ये चोरी के नहीं है, और मेरा रिश्ता रघु के साथ पवित्र है। इतना पवित्र कि आपकी मैली सोच उसे समझ नहीं पाएगी। गौरी के इस जवाब ने सबको सन्न कर दिया। एक बहू, वह भी आरोपी, पंचों के सामने इतनी बेबाकी से बोल रही थी। सास क्रोध से खही हो गईं। जुबान ललाती है बेशर्म कहीं की पंचों। अब और क्या सबूत चाहिए इसे? अभी के अभी सजा सुनाइए। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। भी चिल्लाने लगी, सजा दो, सजा दो। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक जोरदार शोर हुआ। पहरेदार हभाते हुए अंदर भागे आए। मालकिन, मालकिन, वे चिल्लाए, बाहर, बाहर कोई आया है। बहुत बही गाजियां हैं, और साथ में हथियारबंद सिपाही भी हैं। सास और मालती के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले भी शांत हो गए। गायों का काफिला हवेली के दरवाजे पर आकर रुका। गायों की चमक और शानो शौकत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबसे आगे वाली गाजी का दरवाजा खुला। उसमें से एक महिला उतरी। वह अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज और रोब था जो किसी महारानी से कम नहीं था। उसने कीमती रेशमी साही पहनी थी और गले में मोतियों की माला थी। उसके पीछे पीछे काकी उतरी, जो डरी हुई लेकिन राहत महसूस कर रही थी। उस महिला ने हवेली की तरफ देखा और अपनी आंखों से काला चश्मा हटाया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो गौरी की आंखों में थी, लेकिन उनमें क्रोध की ऐसी आग थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वे धकेलते हुए हवेली के अंदर घुस गए। गांव वाले डर के मारे किनारे हो गए। वह महिला सीधे आंगन में पहुंची, जहां गौरी बंधी हुई थी। गौरी ने अपनी माँ को देखा और उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। माँ, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वह महिला दौड़कर गौरी के पास गई और एक झटके में सिपाहियों से रस्सियां खोलने को कहा। रस्सियां खुलते ही गौरी अपनी माँ के गले लग गई और फफक फफक कर रोने लगी। वह महिला, जो कोई और नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी जमींदारनी और रईस थी, ने गौरी को संभाला और फिर पलटकर सास और मालती की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी तीखी थी कि सास अपनी गद्दी पर बैठी ही सिकुड़ गईं।
मालती तो डर के मारे कांपने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। महिला ने गरजती हुई आवाज में कहा, तो यह है तुम्हारी खानदानी हवेली की मर्यादा। एक अबला को, एक घर की लक्ष्मी को तुम लोगों ने जानवर की तरह बांध रखा है और तुम लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। उसने उन गहनों की तरफ इशारा किया जो पंचों के सामने रखे थे। ये गहने जिन्हें तुम चोरी का कह रही हो, ये मेरे खानदान की छोटी सी भेंट थी मेरी बेटी के लिए। तुम लोगों की पूरी जायदाद बिक जाएगी तब भी तुम इनका एक टुकड़ा नहीं खरीद पाओगे। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सरपंच के हाथ से हुक्का गिर गया। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटी सास ने हकलाते हुए पूछा, ये बात है? यह तुम्हारी बेटी है? हाँ, यह मेरी इकलौती बेटी है। गौरी, महिला ने गर्व और गुस्से के साथ कहा, मैंने इसे संस्कारों के साथ पाला था, इसलिए इसने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे तानों को चुपचाप सहा। इसने अपनी पहचान छिपाई ताकि यह देख सके कि तुम लोग इंसान हो या नहीं, लेकिन तुम लोग तो जानवर निकले। तुम लोगों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को कांटों पर चलाया। गांव वालों के बीच अब कानाफूसी का रुख बदल गया था। जो लोग अभी गौरी को कोस रहे थे, अब वे ठाकुरों को कोसने लगे। अरे, यह तो बहुत अमीर घर की बेटी निकली। ठाकुरों ने तो पाप कर दिया, लोग कह रहे थे। रघु भीन में खचा मुस्कुरा रहा था। उसे गौरी की अमीरी से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे खुशी इस बात की थी कि अब गौरी का सिर ऊंचा है। मालती ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका चरित्र, वह माली रघु, उसके साथ इसके गलत संबंध हैं। मालती ने डूबते को तिनके का सहारा लेते हुए कहा। गौरी की मां ने मालती को एक जोरदार तमाचा तमाचे की गूंज पूरे आंगन में सुनाई दी। खबरदार जो मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई। प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार को कुचलना पाप है। मैंने काकी से सब सुन लिया है। उस लड़के ने मेरी बेटी की रक्षा की है, जबकि उसका अपना पति और तुम लोग उसे नोच रहे थे। महिला ने चारों तरफ नहर घुमाई और कहा, मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूं। यह नर कब उसके लायक नहीं है। लेकिन गौरी ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं मां, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं भागी नहीं थी और न ही भाग कर जाऊंगी। आज फैसला होकर रहेगा। यहाँ सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसने भी में रघु को ढूंढा। रघु धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। गौरी ने उसका हाथ थामा, सबके सामने, बिना किसी डर के। यह है वह इंसान जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब आप लोगों ने मुझे पैर की जूती समझा। अगर अमीरी और गरीबी ही इंसान की पहचान है, तो सुन लीजिए, यह माली आप सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसका दिल सोने का है। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवेली का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। सास और मालती, जो कुछ देर पहले तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी का डर सताने लगा था। वे जानती थीं कि इस महिला का रसूख इतना है कि वह चुटकी बजाते ही उन्हें बर्बाद कर सकती है। सरपंच ने स्थिति को देखते हुए तुरंत पाला बदल लिया। माई बाप, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था। हम तो बस सुनी सुनाई बातों में आ गए थे, सरपंच ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन गौरी की मां ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। फैसला अब पंचायत नहीं, मैं करूंगी, उन्होंने कहा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवेली का आंगन मशालों और गाजियों की रोशनी में नहाया हुआ था। यह रात चंदनपुर गांव के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। एक तिरस्कृत बहू, जिसे सुबह तक लोग कुलक्षणी कह रहे थे, अब एक देवी की तरह खही थी। और वह माली, जिसे धक्के मारकर निकाला गया था, अब उस देवी के रक्षक के रूप में खड़ा था। गौरी ने अपनी सास की आंखों में देखा और कहा, माँ जी, मैंने आपसे सिर्फ प्यार और थोड़ी सी जगह मांगी थी। आपने मुझे क्या दिया? ताने, अपमान और ये रस्सियां। आज मैं चाहूं तो इस हवेली को खरीद कर आपको बाहर निकाल सकती हूं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। यह शब्द सास के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे।
अब बारी थी उस शुद्धिकरण की जिसकी बात सुबह की गई थी। लेकिन अब शुद्धिकरण गौरी का नहीं, बल्कि इस हवेली की सोच का होने वाला था। गौरी की माँ ने अपने वकीलों को इशारा किया। वे कुछ कागजात लेकर आगे आए। विक्रम कहाँ है? माँ ने पूछा। विक्रम, जो अब तक डर के मारे अंदर छिपा हुआ था, कांपते हुए बाहर आया। उसे अपनी पत्नी की असलियत और अपनी सास के कारनामे पता थे, लेकिन वह चुप था। आज उसकी चुप्पी उसे भारी पड़ने वाली थी। तुम मेरे दामाद कहलाने के लायक नहीं हो, माँ ने कहा। तुमने अपनी पत्नी का सौदा किया, उसे अकेला छोड़ा। आज से तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। कहानी अब अपने चरम पर थी। झूठ के बादल छन चुके थे और सच का सूरज, भले ही रात हो, चमक रहा था। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे कि आगे क्या होगा। क्या गौरी हमेशा के लिए चली जाएगी, या रघु का क्या होगा, और इस हवेली का घमंड कैसे टूटेगा? यह सब अगले पहर में तय होने वाला था। लेकिन एक बात तय थी, आज के बाद चंदनपुर की यह हवेली कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी सदियों से थी। इसकी दीवारों ने आज एक औरत की ताकत देख ली थी। हवेली के आंगन में जो सन्नाटा छाया था, वह किसी भी शोर से ज्यादा भारी था। मशालों की रोशनी में गौरी की माँ का चेहरा किसी देवी के रौद्र रूप जैसा चमक रहा था, जबकि हवेली के लोग, सास, मालती और विक्रम अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। गांव वाले, जो अब तक तमाशा देख रहे थे, अब अपनी ही गलती पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। गौरी, जो कुछ पल पहले तक दया की पात्र थी, अब शक्ति का केंद्र बन चुकी थी। उसने अपनी माँ का हाथ धीरे से दबाया, मानो कह रही हो कि अब और क्रोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य की जीत हो चुकी है। गौरी की माँ ने एक गहरी सांस ली और अपनी नहरें विक्रम पर गहाईं, जो खंभे की ओट में दुबकने की कोशिश कर रहा था। माँ ने काकती हुई आवाज में कहा, विक्रम, बाहर आओ। अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर देखो। जिस औरत को तुमने अनपढ़ और गरीब समझकर ठुकरा दिया था, आज वही औरत तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद सकती है। लेकिन अफसोस, दौलत से चीजें खरीदी जा सकती हैं, किस्मत नहीं। तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से फोड़ ली है। विक्रम कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसकी नहरें जमीन पर थीं। उसने हकलाते हुए कहा, माँ, माताजी, मुझे मान कर दीजिए। मैं भटक गया था। मुझे नहीं पता था कि गौरी। माँ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हें नहीं पता था कि गौरी अमीर है। क्या इज्जत सिर्फ अमीरों की होती है? अगर गौरी सच में गरीब होती, तो क्या तुम्हें उसका अपमान करने का अधिकार मिल जाता? धिक्कार है तुम्हारी ऐसी सोच पर। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसने न केवल एक पत्नी खो दी है, बल्कि एक ऐसा सुनहरा भविष्य भी खो दिया है जिसकी कल्पना वह अपने सपनों में किया करता था। मालती, जो अब तक जमीन पर बैठी रो रही थी, घिसटते हुए गौरी के पास आई और उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। छोटी, नहीं, गौरी रानी, मुझे मान कर दे। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैं तेरी जेठानी हूँ, तेरे बड्डे की तरह हूँ। मेरी लाज रख ले। गौरी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी दया थी। उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, रिश्ते डर या लालच से नहीं, सम्मान से चलते हैं। आपने कभी मुझे अपनी देवरानी समझा ही नहीं। मुझे हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी और एक नौकरानी समझा। आज आप मेरे पैर इसलिए पकड़े रही हैं क्योंकि आपको मेरा असली रूप दिख गया है, मेरा धन दिख गया है। गौरी ने मालती को खचा होने का इशारा किया और बोली, उठिए। मुझे आपके झुकने से खुशी नहीं मिल रही। बस इतना समझ लीजिए कि इंसान की पहचान उसके कप्पों या उसके मायके की संपत्ति से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आपने और माँ जी ने मिलकर इस हवेली को घर नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान बना दिया था। सास, जो अपनी गद्दी पर पत्थर की मूरत बनी बैठी थीं, अब धीरे धीरे उठी। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी कमर में बंधा चाबियों का गुच्छा निकाला।
यह वही गुच्छा था जिसकी खनखन से वह पूरे घर को नचाती थी। उन्होंने वह गुच्छा गौरी की ओर बनाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू पश्चाताप के थे या हार के, यह कहना मुश्किल था। सास ने रूंधे गले से कहा, बहू, मैं हार गई। मेरी पुरानी सोच और मेरे झूठे अभिमान ने मुझे हरा दिया। ये चाबियां ले लो। आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। मैं अब इस लायक नहीं रही कि इस घर के फैसले ले सकूं। पूरा गांव सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। यह एक ऐतिहासिक पल था। एक सांस ओखी धूरा गांव सांस रोके बाद, एक सांस रोके बाद का अपनी बहू के सामने आत्मसमर्पण। गौरी ने उन चाबियों को देखा। एक पल के लिए उसे वह सब याद आया। भूखे रहना, ताने सुनना, धूप में जलना। लेकिन उसने चाबियां नहीं ली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर रघु की तरफ। रघु की आंखों में वही सुकून था जो उसे हमेशा हिम्मत देता था। गौरी ने कहा, माँ जी, मुझे ये चाबियां नहीं चाहिए। मुझे किसी पर हुक्म नहीं चलाना। मैं यहाँ राज करने नहीं आई थी। मैं तो बस एक परिवार का हिस्सा बनने आई थी। आप ये चाबियां अपने पास रखिए, लेकिन एक शर्त पर। सास ने आश्चर्य से सिर उठाया। शर्त? गौरी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, शर्त यह है कि आज के बाद इस हवेली का दरवाजा किसी भी गरीब के लिए बंद नहीं होगा और इस घर में किसी भी इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसने रघु की ओर हाथ बढ़ाया, रघु को और उसके जैसे हर मेहनती इंसान को वो सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। गौरी की माँ, जो अपनी बेटी की इस परिपक्वता और बड़प्पन को देख रही थी, का सीना गर्व से चौंचा हो गया। उन्होंने सोचा था कि गौरी बदला लेगी, लेकिन गौरी ने तो सबका दिल जीतकर उन्हें हमेशा के लिए अपना हनी बना लिया। माँ ने आगे बढ़कर कहा, मेरी बेटी ने तुम्हें मान कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा। विक्रम और मालती, तुम दोनों को अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। तुम दोनों को कुछ समय के लिए हवेली छोड़कर गांव के बाहर वाले फार्म हाउस में रहना होगा और खुद खेती बाजी करके अनाज उगाना होगा। जब तुम्हें पसीने की कीमत और भूख का दर्द समझ में आएगा, तभी तुम इस हवेली में वापस कदम रख सकोगे। यह फैसला कठोर था, लेकिन न्यायपूर्ण था। विक्रम और मालती के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो गौरी की माँ उन्हें जेल भिजवा सकती है या गांव से ही निकलवा सकती है। सिर झुकाकर उन्होंने यह सजा स्वीकार कर ली। गांव वालों ने भी दबी जुबान में इस फैसले का समर्थन किया। सही किया। भीन में से आवाजें आने लगीं, जब खुद कमाएंगे और खाएंगे तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। सरपंच ने भी हामी भरी। यही न्याय है। हवेली की शुद्धि तभी होगी जब यहाँ के लोग मेहनत का मर्म समझेंगे। अब बारी थी रघु की। गौरी की माँ रघु के पास गई। रघु ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो किया वो कोई अपना सगा भी नहीं करता। तुमने मेरी बेटी की लाज और जान दोनों बचाई। तुम सिर्फ एक माली नहीं हो, तुम एक रक्षक हो। माँ ने गांव वालों की तरफ मुड़कर ऐलान किया, आज से रघु इस पूरी रियासत का मुख्य प्रबंधक मैनेजर होगा। हवेली के बगीचे, खेत और खलिहान सब इसकी देखरेख में रहेंगे, और जो कोई भी इसका अपमान करेगा वह मेरा अपमान करेगा। रघु की आंखों में आंसू छलक आए। उसे जीवन में पहली बार इतना सम्मान मिल रहा था। उसने गौरी की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक मूक संवाद हुआ। एक ऐसा संवाद जिसमें जीत, प्रेम और आभार सब कुछ था। भी अब धीरे धीरे छंटने लगी थी। जो लोग तमाशा देखने आए थे वे अब एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर अपने घरों को लौट रहे थे। हवेली का आंगन खाली होने लगा। विक्रम और मालती ने अपने कुछ कपड़े पोटली में बांधे और रात के अंधेरे में ही फार्म हाउस की तरफ निकल गए। उनका जाना इस बात का प्रतीक था कि बुराई और अहंकार को आखिरकार झुकना पड़ा। सास अपने कमरे में चली गईं। अब वह पूजा पाठ में ही अपना शेष जीवन बिताने का मन बना चुकी थी। हवेली में अब सिर्फ गौरी, उसकी माँ, काकी और रघु रह गए थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी।
जैसे भयंकर तूफान के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। काकी, जो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, दौड़कर रसोई में गई। उसने कहा, आज खुशी का दिन है, मैं सबके लिए गूंद की खीर बनाऊंगी। रसोई में फिर से चूल्हा जला, लेकिन इस बार आग नफरत की नहीं, बल्कि पेट भरने वाली पवित्र आग थी। गौरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप बहुत थक गई होंगी, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, थकान तो तब उतर गई जब मैंने तुझे सुरक्षित देखा। वे दोनों कुएं की जगत पर बैठ गईं। चांदनी रात में हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि शांत और सुंदर लग रही थी। रघु अभी भी आंगन में खचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए या रुके। गौरी उसके पास आई। अब उनके बीच कोई दीवार, कोई डर नहीं था। गौरी ने कहा, रघु, तुम क्यों खड़े हो? बैठो। रघु ने संकोच करते हुए कहा, छोटे सरकार विक्रम चले गए, लेकिन क्या यह समाज हमें स्वीकार करेगा? गौरी ने हंसते हुए जवाब दिया, समाज उन्हीं का सम्मान करता है जो खुद का सम्मान करते हैं, और आज तुमने और मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। अब हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। रघु मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में वह निश्चिंतता थी जो सालों से गायब थी। थोड़ी ही देर में काकी खीर लेकर आ गई। आंगन में एक छोटी सी महिल जमी। गौरी, उसकी माँ, काकी और रघु चारों ने मिलकर साथ में भोजन किया। यह हवेली के इतिहास में पहली बार था जब मालकिन और नौकर, अमीर और गरीब एक साथ एक ही धरातल पर बैठकर खाना खा रहे थे। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह पुरानी सही गली परंपराओं का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। हवा में रात की रानी की खुशबू फिर से महकने लगी थी, लेकिन आज वह खुशबू बासी नहीं, ताज़ी लग रही थी। गौरी की माँ ने खाते खाते कहा, बेटी, मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ शहर चले। वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन तेरी आंखों में देखकर लग रहा है कि तूने अपना फैसला ले लिया है। गौरी ने हवेली की ऊंची दीवारों को देखा और फिर रघु को। उसने कहा, हाँ माँ, भागना तो कायरों का काम है। मुझे इस हवेली को, इस गांव को बदलना है। अगर मैं चली गई तो फिर कोई दूसरी गौरी इस तरह सताई जाएगी। मैं यहीं रहूंगी रघु के साथ, और इस हवेली को एक आश्रम जैसा पवित्र बनाऊंगी जहां किसी के साथ अन्याय न हो। माँ ने संतोष की सांस ली। उन्हें अपनी बेटी पर नाज था। रात काफी हो चुकी थी। काकी ने सबके सोने का इंतजाम किया। रघु को मेहमान खाने का एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, जो पहले खास मेहमानों के लिए खुलता था। गौरी अपनी उसी कोठरी में गई, लेकिन अब वह कोठरी कैदखाना नहीं थी। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पिता उसे ऊपर से देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने अपनी मखमली पोटली को वापस संदूक में रख दिया। अब उसे इन गहनों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे उसका सबसे कीमती गहना, उसका आत्मसम्मान और उसका प्यार मिल चुका था। उस रात हवेली में कोई डरावनी परछाई नहीं थी, कोई सिसकियां नहीं थीं। हर तरफ एक सुकून भरी चुप्पी थी। चौकीदार ने भी अपनी लाठी थक थक करते हुए पहरा दिया, लेकिन आज उसकी आवाज़ में भी एक लय थी। गांव के कुत्ते भी शांत होकर सो गए थे। प्रकृति भी समझ गई थी कि संतुलन वापस आ गया है। गौरी बिस्तर पर लेटी तो उसे तुरंत नींद आ गई। यह महीनों बाद पहली ऐसी नींद थी जिसमें कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस आने वाले कल के सुनहरे सपने थे। इस तरह वह रात बीती जिसने चंदनपुर की कहानी बदल दी थी। बुराई को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अच्छाई ने अपना आसन जमा लिया। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अभी एक सुबह और होनी बाकी थी। एक ऐसी सुबह जहां गांव वाले इस नई व्यवस्था को अपनी आंखों से देखेंगे और गौरी को, जो कल तक तिरस्कृत थी, गांव की लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करेंगे। और वह विदाई जो गौरी की माँ की होनी थी, वह भी एक भरा उत्सव बनने वाली थी। चंदनपुर गांव में वह सुबह किसी नई तुतु के आगमन जैसी थी। पिछली रात के तूफान ने जैसे सारे पुराने गिले, शिकवों और धूल को धो दिया था।
हवेली के जिस आंगन में कल तक डर और अपमान का सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां पक्षियों की चहचहाहट और शांति का वास था। सूरज की पहली किरण जब हवेली की ऊंची दीवारों को पार करके आंगन में उतरी, तो उसने देखा कि वहां कोई पहरा नहीं है। दरवाजे खुले हैं और हवा बेरोक-टोक अंदर आ रही है। गौरी, जो अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की धुरी बन चुकी थी, जल्दी उठ गई थी। उसने स्नान करके हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो सोने के गहनों से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से आया था। आज उसकी माँ की विदाई का दिन था और वह चाहती थी कि यह विदाई खुशी खुशी हो, ताकि यह घर एक नई याद के साथ अपनी शुरुआत कर सके। गौरी की माँ, शहर की वह रईस महिला जिसने कल रात पूरी बाजी पलट दी थी, अब जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। उनकी गाजियां हवेली के बाहर कतार में लगी थीं और गांव वाले उन्हें देखने के लिए जमा हो गए थे। लेकिन आज उनकी आंखों में गांव वालों के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी। उन्होंने अपनी समधिन यानी गौरी की सास के पास जाकर कहा, देखिए, इंसान गलतियों का पुतला होता है। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को संवारा जा सकता है। मैं अपनी बेटी को आपके पास छोकर जा रही हूँ, एक अमानत की तरह नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन की तरह। उम्मीद है कि अब उसे यहाँ वो प्यार मिलेगा जिसकी वह हकदार है। सास, जिनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, ने हाथ जोकर सिर झुका लिया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाएं। गौरी अब मेरी बहू नहीं, बेटी है। उसे अब कोई आंच नहीं आएगी। विदाई का वह पल बहुत भावुक था। गौरी अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, असली ताकत दौलत में नहीं, दिल में होती है। तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। अगर कभी लगे कि बोझ ज्यादा है, तो याद रखना, तेरा मायका हमेशा तेरे लिए खुला है। फिर माँ ने रघु को पास बुलाया। रघु ने झुककर उनके पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रघु, तुम इस घर की नींव हो। नींव कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पर पूरी इमारत खड़ी होती है। गौरी का साथ कभी मत छोड़ना और ईमानदारी का रास्ता कभी मत त्यागना। रघु ने नम आंखों से सिर हिलाया। गाजियों का काफिला धूल उठाता हुआ शहर की ओर निकल गया और गांव वाले हाथ हिलाते रह गए। अब हवेली पूरी तरह गौरी और रघु के हवाले थी। दिन बीतते गए और हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रघु ने हवेली के कामकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। जो मुनीम और कर्मचारी पहले कामचोरी करते थे और मालती की चापलूसी में लगे रहते थे, अब वे रघु की निगरानी में ईमानदारी से काम करने लगे थे। रघु ने कभी उन पर अपनी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि उनके साथ मिलकर काम किया। वह खुद खेतों में जाता, हल चलाता और पसीना बहाता। उसे देखकर बाकी मजदूर भी प्रेरित होते। गांव में चर्चा होने लगी कि जब से माली बाबू ने कमान संभाली है, खेतों की उपज दुगनी हो गई है। रघु ने साबित कर दिया कि एक अच्छा प्रबंधक वह नहीं जो कुर्सी पर बैठे, बल्कि वह है जो जमीन से जूहा हो। हवेली की आय बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उस आय में अब बेईमानी की गंध नहीं थी। उधर गौरी ने घर के अंदर की दुनिया को स्वर्ग बना दिया था। उसने सास के लिए एक नया नियम बनाया था, सुबह और शाम सत्संग और आराम। वह खुद अपने हाथों से सास के लिए अदरक वाली चाय बनाती और उन्हें देती। शुरू शुरू में सास को गौरी से नर्रे मिलाने में शर्म आती थी। उन्हें अपने पुराने कर्म याद आते थे, लेकिन गौरी के निस्वार्थ सेवा भाव ने धीरे धीरे उनके गिल्ट अपराध बोध को धो दिया। एक दिन शाम को जब गौरी सास के पैरों में तेल लगा रही थी, सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और रो पाईं। उन्होंने कहा, गौरी, मुझे मान कर दे, मैं पत्थर थी जो हीरे की परख नहीं कर पाई। गौरी ने मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम बीती बातें नहीं करेंगे, बस आगे देखेंगे। गांव के बाहर वाले फार्म हाउस से भी खबरें आने लगी थीं। विक्रम और मालती वहां कड़ी मेहनत कर रहे थे, जो हाथ कभी गिलास भी नहीं उठाते थे,
अब कुदाल चला रहे थे और गोबर उठा रहे थे। मालती, जो धूप से बचने के लिए पर्दों में रहती थी, अब तपती धूप में सब्जियां उगा रही थी। गांव के कुछ लोग जब वहां से गुजरते तो उन्हें देखकर हैरान रह जाते, लेकिन यह सजा उनके लिए जरूरी थी। 1 महीने बाद फार्म हाउस से एक बैलगाड़ी हवेली आई। उसमें ताजी सब्जियों की टोकरियां थीं। साथ में विक्रम का एक छोटा सा पत्र था। गौरी, ये हमारे पसीने की पहली कमाई है। इसे स्वीकार करो। हमें अपनी गलती का एहसास हर पल होता है। हम सुधर रहे हैं। गौरी ने उन सब्जियों को माथे से लगाया और काकी से कहा कि आज इन्हीं सब्जियों से खाना बनेगा। यह क्षमा की तरफ पहला कदम था। हवेली का वह पुराना बगीचा, जो कभी वीरानी और छिपकर मिलने की जगह था, अब गांव का सबसे सुंदर हिस्सा बन गया था। रघु ने वहां नए फूलों के पौधे लगाए थे, गुलाब, मोगरा और रात की रानी। शाम के वक्त जब हवा चलती तो पूरा गांव महक उठता। अब गौरी और रघु को वहां छिपकर मिलने की जरूरत नहीं थी। शाम को अक्सर वे दोनों वहां बैठते, चाय पीते और घर गृहस्थी की बातें करते। उनका रिश्ता अब प्रेमी प्रेमिका से भाकर 2 जिम्मेदार साथियों का हो गया था। गांव वाले भी अब उन्हें सम्मान की नहरों से देखते थे। कोई उन्हें देखकर फप्तियां नहीं कसता था, बल्कि कहता था, जो ही हो तो ऐसी, जिसने बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन गौरी ने रघु से कहा, रघु, मुझे लगता है कि अब हमें गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए। हवेली के अनाज के कोठे भरे हुए हैं, क्यों न हम एक बड़ा भंडारा सामूहिक भोज करें। रघु को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा, बिल्कुल मालकिन, यह हमारी खुशियों को बांटने का सबसे अच्छा तरीका होगा। पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई कि पूर्णिमा के दिन हवेली में महाभोज होगा। यह खबर सुनते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। पहले हवेली के भोज सिर्फ अमीरों और रिश्तेदारों के लिए होते थे, लेकिन गौरी ने ऐलान किया कि इस भोज में सबसे पहले गरीबों, मजदूरों और बुजुर्गों को खाना परोसा जाएगा। पूर्णिमा का दिन आया। हवेली को गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया। आंगन में बही बही काहियां छई गईं, जिनमें पूरियां, कद्दू की सब्जी और खीर बन रही थी। खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। काकी, जो अब घर की मुख्य संरक्षिका जैसी थी, हर काम पर नजर रख रही थी। सास भी अपनी माला छोकर बाहर आ गईं और मेहमानों के स्वागत में खड़ी हो गईं। यह बदलाव देखकर गांव के सरपंच ने कहा, ठाकुराइन, आज लग रहा है कि हवेली सचमुच में बही हो गई है। सास ने मुस्कुराकर गौरी की तरफ इशारा किया। यह सब मेरी बेटी गौरी की वजह से है। उसने इस मकान को घर बना दिया। शाम होते ही पंगत बैठ गई। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति वहां मौजूद था। गौरी और रघु ने खुद अपने हाथों से बाल्टी उठाकर सबको खाना परोसा। गौरी की रेशमी साई का पल्लू कमर में खूंसा हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसके चेहरे की चमक चांद को भी मात दे रही थी। रघु जब लोगों की पत्तलों में पूरियां डाल रहा था, तो लोग उसे हुक्म या सरकार कहकर नहीं, बल्कि रघु भैया कहकर दुआएं दे रहे थे। यह अपनापन ही उनकी असली कमाई थी। विक्रम और मालती को भी उस दिन फार्म हाउस से बुलाया गया था। वे कोने में बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे। उनकी आंखों में पश्चाताप और इस अपनापन को देखकर एक नई समझ दिखाई दे रही थी। गौरी ने उनके पास जाकर उन्हें भी आदर से परोसा, जिससे उनका बचा खुचा अहंकार भी आंसुओं में बह गया। भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग तृप्त होकर चले गए, तो हवेली में एक दिव्य शांति छा गई। नौकर चाकर अपनी अपनी जगहों पर सोने चले गए। काकी भी थकान के मारे जल्दी सो गईं। आंगन में सिर्फ बिखरे हुए फूलों की पंखुड़ियां और हवा में खीर की मीठी महक बची थी। गौरी और रघु हवेली की छत पर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था, जिससे हवेली दूधिया रोशनी में नहाई हुई लग रही थी। रघु ने आसमान की ओर देखकर कहा, गौरी, कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम बिना डरे सबके सामने सिर उठाकर साथ खड़े होंगे। गौरी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सपनों में सोचा था रघु, लेकिन सच तो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। गौरी ने रघु के हाथ पर अपना हाथ रखा।
यह स्पर्श अब वासना या चोर छिपे प्यार का नहीं, बल्कि भरोसे और जीवन भर के साथ का था। उसने कहा, रघु, तुमने मुझे तब अपनाया जब मैं कुछ नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। हम इस हवेली को एक ऐसी मिसाल बनाएंगे जहां प्रेम और परिश्रम की पूजा होगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी सांस है, मैं तुम्हारा और इस घर का रक्षक बनकर रहूंगा। हवा का एक ठंडा झोंका आया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल की पवित्रता को महसूस करते हुए रात अब गहरी हो चली थी। गांव के दूरदराज के घरों से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थीं। झींगुरों की लोरी शुरू हो गई थी। गौरी अपनी सास के कमरे में गई। देखा तो वे गहरी नींद में सो रही थीं। उनके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मासूमियत थी जो सालों से तनाव के कारण गायब थी। गौरी ने उनके पैरों पर हल्की चादर डाली और कमरे से बाहर आ गई। उसने मुख्य द्वार को चेक किया, जो अब लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि भरोसे की डोर से बंधा था। हवेली का हर कोना अब सुरक्षित और शांत महसूस हो रहा था।